कोरोना महामारी की सबसे अधिक मार पड़ी है तो प्रदर्शनकारी कलाओं पर, और उसमें भी खास तौर पर रंगमंच पर। कोरोना की दो लहरों ने मंच पर खेले जाने वाले नाटकों को एक तरह से बंद ही कर दिया। कई बड़े नाट्योत्सव भी इसीलिए रद्द करने पड़ गए। हालांकि ऑनलाइन थिएटर के जरिए इस कमी की भरपाई करने की कोशिशें भी बहुत देरी हुई। सन 2021 के रंगमंच के बारे में बता रहे हैं वरिष्ठ नाट्य समीक्षक रवींद्र त्रिपाठी। रवीन जी, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये साल और पूरे रंगमंच के हिंदी लिए भी को अच्छा होगा और रंगमंच को देखने परखने वालों के लिए भी अच्छा होगा। होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जानी चाहिए। जी, तो रवीन जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने, पहले पहली लहर ने रंगमंच को प्रभावित किया, फिर दूसरी एक बड़ी लहर आई, फिर उसने झटका दिया। तो ये पूरा साल जो है, कोरोना से किस तरह रंगमंच प्रभावित रहा, किस तरह से उसने कोरोना के दौरान अपने को खड़ा करने की कोशिश की, क्या कुछ हुआ, किस तरह का असर पड़ा, और क्या रंगमंच उबर पा रहा है इस कोरोना की महामारी के असर से? देखिए मुकेश जी, ये तो आप भी जानते हो, सारी दुनिया जानती है, सारा भारतवर्ष जानता है कि कोरोना ने खास करके 30 मार्च 2020 के बाद जो कोरोना का प्रकोप बढ़ा, उसने प्रदर्शनकारी कलाओं को छत विच्छत कर दिया है। जो रूपंकर कला है वो तो छत विच्छत नहीं हुई है, क्योंकि पेंटर या स्कल्पचर अपना काम कर सकते हैं, साहित्यकार भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन म्यूजिशियन जो है या म्यूजिक फेस्टिवल रुक गए, नृत्य रुक गया। पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी कला का हुआ, या जो कला सबसे ज्यादा छत विच्छत हुई, वह रंगमंच है। क्योंकि रंगमंच सार्वजनिक जगह घेरता है और सामूहिक कर्म है। रंगमंच एकल भी होता है, पर ज्यादातर रंगमंच एक समूह सामूहिक प्रयास के तहत होता है, जिसमें एक्टर होते हैं, डिजाइनर होते हैं, संगीत के लोग होते हैं, जिसमें वॉयस के लोग होते हैं, लाइट के लोग होते हैं। तो उसको चूंकि नहीं जुड़ पाए और नहीं हो सब हो पाया, तो रंगमंच का लगभग बंद हो गया। और जो हुए कुछ, उस पर मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन जो मुख्य नुकसान हुआ, बड़े ऑडिटोरियम में रंगमंच को देखना, उसका एक अलग अनुभव होता है। और पूरी दुनिया में जो थिएटर है, रंगमंच है, वो एक अक्सर बड़े सभागार में, जो ऑडिटोरियम होते हैं, उसमें होता है, और उसका अपना एक एस्थेटिक वैल्यू होता है, सौंदर्य शास्त्रीय पहलू होता है। तो वो तो छत विच्छत हो गया। अब दूसरा जो हुआ, अभी भी जो हो रहा है या जो हुआ, उसके भी दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि पहले दौर में जब रंगमंच नाट्यशालाएं बंद हो गई, ऑडिटोरियम बंद हो गए, तो कुछ लोगों ने ऑनलाइन थिएटर शुरू किया, जो कि अच्छा प्रयास भी था। और लेकिन वो क्या है कि ज्यादातर रंगमंच कर्मियों को रास नहीं आया। और ज्यादातर लोगों की ये मान्यता थी, है, और शायद आगे भी रहेगी, कि रंगमंच जो होता है सिर्फ फिजिकल स्पेस में हो सकता है, जहां लोग नाटक देखने जाते हैं सशरीर, और नाटक देखते हैं। और निश्चित रूप से ये अनुभव जो है, वो ऑनलाइन थिएटर में नहीं आ सकता है। बिल्कुल, जब ऑडियंस सामने बैठी होती है, रिएक्ट करती है, तो उससे एक दूसरे तरह की प्रेरणा और उत्साह मिलता है। बिल्कुल जी सही जी। कहा। लेकिन ऑनलाइन थिएटर एक विकल्प था, छोटा ही विकल्प था, बड़ा विकल्प नहीं था। वो इस नाता है कि आप अपने घर पर बैठे बैठे भी रंगमंच की अनुभव कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। कुछ हुआ रंगकर्मियों में, जैसे प्रभजोत सिंह ने किया। फिर सबसे ज्यादा उसमें उल्लेखनीय उपलब्धि रही अमितेश ग्रोवर की, जिन्होंने द लास्ट पोएट नाम से एक बड़ा नाटक तैयार किया, जो सिर्फ एक बड़ा जनरेटिव प्ले जिसको कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निक का प्रयोग किया था उन्होंने, और अभिनय के ख्याल से, स्क्रिप्ट के ख्याल से भी बहुत अच्छा प्रयोग था। कुछ और राज्यों में हुए, दिल्ली में भी कुछ हुए, लेकिन वो प्रयोग चला इसलिए नहीं कि कोरोना के प्रथम लहर के खत्म होने की संभावना बढ़ गई थी। और चूंकि वो अनुभव पहले जैसा रंगमंच में अनुभव नहीं था, इसलिए वो प्रयोग लंबे समय तक चल नहीं पाया, बीच में रुक गया, इस आशा के साथ कि अब तो थिएटर शुरू होने ही वाला है, तो इस सब झमेले में क्यों पड़ा जाए।
तो ये रहा मुख्य रूप से। और आगे आप कुछ कहें तो मैं अभी रविंद्र जी, ये वर्तमान जो के बारे में एक अंतराल मिला था पहली और दूसरी लहर के बीच में, उस समय शायद थिएटर की गतिविधियां एकदम से बढ़ गई थी, और फिर जब दूसरी लहर चली गई तो फिर एक स्पेस खुला थिएटर के लिए कि वो दोबारा से अपने को पुनर्जीवित करे, फिर से पुराने ढर्रे पर लौटे। क्या ये हो पाया और कितना हो पाया? नहीं, बहुत कम हुआ ये भी। देखिए, जब पहली लहर खत्म हुई तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने भी कोशिश की। मेरा ही एक नाटक जो पहला सत्याग्रही मेरा लिखा हुआ है, वो 50% अटेंडेंस के साथ ओपन में शुरू हुआ। फिर एक नया नाटक भी अनिरुद्ध खुटवाड़ ने किया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल के साथ, वो भी हुआ। लेकिन जैसे ही वो आकार लेता, उसके ठीक लगभग 15-20 दिनों के बाद जो है वो फिर लॉकडाउन लग गया और ये हो गया, तो वो फिर रुक गया। अभी दिल्ली में स्थिति यह है पिछले 6 महीने से, और देश के दूसरे हिस्सों में वो स्थिति यह है कि आप दिल्ली में पुलिस का परमिशन है कि आप 50 दर्शकों तक ही नाटक कर सकते हैं। तो जो बड़े ऑडिटोरियम है, श्री राम में है, कमानी में है, यहाँ के अभिमंच में है, वो नाटक नहीं हो पा रहे हैं, या हो भी रहे हैं तो वो एक तरीके से सार्वजनिक प्रदर्शन घोषित नहीं होते। आप जाइए देख लीजिए, वो है ऑनलाइन ही। और 50 को लेकर के दर्शकों के साथ कुछ प्रयोग हुए हैं और नाटक हो रहे हैं। जैसे प्रियंका शर्मा एक बहुत अच्छी युवा रंगकर्मी हैं, उन्होंने अपना एक स्पेस रखा है। 2 फेस्टिवल उन्होंने किए, एक तफरी नाम का फेस्टिवल जो हर साल करती हैं वो उन्होंने किया, और एक और फेस्टिवल किया उन्होंने। और फिर श्याम कुमार एक दिल्ली के बड़े सीनियर रंगकर्मी हैं, उन्होंने भी एक अपना फेस्टिवल किया भारतीय आर्टिस्ट कॉलोनी में एक स्पेस लेकर के। और अक्षरा थिएटर जो है, जिसकी संख्या ऑलरेडी है 50 से ज्यादा वहां हो ही नहीं सकते, तो वहां भी कुछ प्रयोग हुए हैं। जैसे नवीन दिवाकर ने एक प्ले वहां किया, और वहां एक मैकबेथ पर भी एक नाटक हुआ। हालांकि मैं उसको देख नहीं पाया, लेकिन उसकी सूचना मुझे मिली थी होली। और एक और प्रयोग जो है, बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, ये कुलजीत सिंह हैं, जो दिल्ली के बड़े सीनियर रंगकर्मी हैं, और जो कैंपस थिएटर है उसमें काफी लंबे समय तक सक्रिय है। उन्होंने अभी शुरू किया है होम थिएटर। मतलब घर में जाइए, आप लोगों के ड्राइंग रूम में कीजिए और नाटक कीजिए। हालांकि वहां दर्शकों की संख्या 20, 25, 30 ही होती है, पर वह भी एक प्रयोग है, एक शुरुआत है। शायद आने वाले समय में वो एक ज्यादा बेहतर आकार ले, लेकिन यह उन्हीं के यहाँ हो सकता है जिनका ड्राइंग रूम बड़ा है या जिनकी छत बहुत बड़ी है, तो वहां नाटक हो सकता है। होम थिएटर एक शुरुआत जो कुलजीत सिंह ने की है, उसकी संभावना भी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा और फिर कहूंगा कि ये सब वैकल्पिक प्रयोग संपूर्ण नाटकीय अनुभव की जगह नहीं ले सकते, वहां रविंद्र जी, बाधाएं हैं। मैं अरविंद गौड़ के अस्मिता का भी जिक्र करना चाहूंगा। उनका दल भी लगातार सक्रिय रहा, ऑनलाइन भी और नुक्कड़ नाटकों में भी उसकी सक्रियता हमने देखी बहुत। देखिए, अरविंद गौड़ निश्चित रूप से बहुत ही सक्रिय रंगकर्मी हैं, और उन्होंने जो ऑनलाइन थिएटर के पहले दौर में जो शुरुआत की थी, उस पर भी मैंने एक स्तंभ लिखा था राष्ट्रीय सहारा में, जहां मैं लिखता हूं। और अरविंद ने ऑनलाइन भी किया, फिर नुक्कड़ नाटक भी कर रहे थे। लेकिन मैं जो बात मैं कह रहा हूं कि सब प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये संपूर्ण जो रंगमंच का थिएटर का जो टोटल एक्सपीरियंस है मुकेश जी, वो नहीं दे सकते। निर्देशक तो सक्रिय हैं, जो रंगकर्मी हैं, युवा रंगकर्मी हो या जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, वे सक्रिय हैं। लेकिन जब तक दर्शक बड़े पैमाने पर या पूरी क्षमता के साथ हॉल में नहीं आता, तब तक टोटल थिएटर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। इस नाते मैं कह रहा हूं कि समय थोड़ी जी, रविंद्र जी, समय कम है। मैं ये भी इस पर भी चाहता हूं कि आप रोशनी डालें कि रंगकर्मियों का क्या हाल है, क्योंकि जब थिएटर नहीं हो रहा है तो रंगकर्मियों के पास काम नहीं है तो उनकी जो जीवनचर्या चलाना है उनको, वो उसमें भी बड़ी मुश्किलात आ रही होंगी। निश्चित रूप से आ रही है। देखिए, 2 तरह के थिएटर वर्कर हैं देश में। एक तो हैं जैसे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़े होते हैं और रंगमंडल है, उनको एक सैलरी मिलती है। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी अपनी नौकरी है, सरकारी नौकरी है या गैर सरकारी नौकरी है, या जिनका व्यवसाय है। उन पर भी मार पड़ी है, लेकिन उतनी नहीं पड़ी, क्योंकि उनको कम से कम एक निश्चित आय है। लेकिन जो शौकिया थिएटर है, जो एमेच्योर थिएटर जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर बाधित हुआ है। क्योंकि ज्यादातर जो शौकिया थिएटर वाले लोग हैं या जो स्ट्रगलर होते हैं, उनकी परेशानी ये है कि
थिएटर में चूंकि आर्थिक क्षमता बहुत कम है, सस्टेनेबिलिटी की, थिएटर के बल पर आप जीवन नहीं चला सकते तो वो किसी प्रकार थिएटर करते हैं, जुगाड़ करते हैं अपनी, वो बहुत बाधित हो गए। तो रंगकर्मी जो है, आम रंगकर्मी और बहुत बड़ा रंगकर्मी, क्योंकि जिनको एक आर्थिक सुरक्षा है उनकी संख्या जो है मुश्किल से 10-15% है। बाकी जो 80-85% रंगकर्मी हैं, जो शौकिया रंगकर्मी हैं, जो एमेच्योर थिएटर से हुए हैं, उनकी हालत खराब रही। न तो नाटक कर पा रहे हैं और न उनकी जीवनचर्या जो है, जो उनका जीवन है, वो बाधित हुआ है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो दिल्ली छोड़कर चले गए, बंबई छोड़ के चले गए, और जहां गए वहां भी मुश्किल है। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये बार बार मैं कह चुका हूं और आपके मंच के माध्यम से भी कह चुका हूं, कहना चाहता हूं कि हिंदी भाषी इलाके जो है वो रंगमंच का प्रेमी नहीं है, जैसा मराठी समुदाय है या बंगाली समुदाय है। यहाँ के रंगकर्मी को मराठी और बंगला रंगकर्मियों, यहाँ की मलयालम रंगकर्मियों की तुलना में ज्यादा स्ट्रगल, ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि समाज उस तरह से प्रश्रय नहीं देता है जैसा देना चाहिए। एक मोटा आंकड़ा मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में लगभग 4 से 5% रंगमंच के अस्थायी दर्शक हैं, और हिंदी भाषी इलाके में जब आप प्रतिशत जाएंगे तो शायद 1 या आधा प्रतिशत ही रहे। तो ऐसे समाज में हिंदी समाज का जो स्ट्रगलर रंगकर्मी है वो तो लगातार स्ट्रगलर ही बना रहता है। अब भारंगम में बहुत लोगों के नाटक लगे हुए हैं, अगर बाय द वे भारंगम नहीं हुआ, जैसी आशंका है ओमिक्रॉन के बढ़ने के कारण, तो सोचिए क्या होगा उनका, जो किसी प्रकार करते रहे नाटक, जिन्होंने नाटक भेजा, जिनके नाटक सिलेक्ट भी हुए, तो क्या होगा उनका। ये सब आशंकाएं हैं मुकेश जी। जी, तो ये पूरा साल आशंकाओं के बीच निकल गया, कोरोना के महामारी के असर के बीच में निकल गया, और रंगमंच बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उसने अपने एक तरह से जिन दर्शकों को खो दिया है, उनको दोबारा हासिल करना भी अब एक चुनौती होगा। और जाहिर है कि इन विषम आर्थिक परिस्थितियों में फिर से खड़ा होना ये बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन चूंकि थिएटर लगातार संघर्ष से उभरता रहा है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद वो फिर उभरेगा और फिर अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से हम सबको प्रभावित करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आज की बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।